Welcome to World of Costing. Let us start with question number 13. तो as you can see, this is question number 13 जो आपका पेज नंबर 138 पे है, which is on page number 138. Okay, skill based assessment question, case study digest. Okay, तो this question is based on your just in time concept. तो ठीक है, let's read the question. जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे I will give you the idea. Okay, let's start. देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया. In the question it is written Innovation Limited has entered into a contract to supply a component to a company which manufactures electric equipment. You can see that हम Innovation Limited है, हमारा काम क्या है, सप्लाई करना component to a company which manufactures electric equipment. लेट अस से कोई कंपनी मोबाइल बनाता है तो मोबाइल को बनाने के लिए हम लोग डिस्प्ले सप्लाई कर देते हैं. वी आर इनोवेशन लिमिटेड. ठीक है, तो वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. वी कैन सी दैट. ओके, नाउ expected demand for the component will be 70,000 units totally for all the periods. तो आपके जो periods दिए गए हैं, you can see in the question period में period 1, 2, 3, 4 चार periods का आपके पास डेटा है और उस चार पीरियड के लिए ये बोला गया है in totality, मतलब अगर चारों का टोटल करो तो डिमांड will be 70,000. ओके, expected sales and production cost will be as follows. expected क्या, सेल्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. तो आपको सेल्स का एंड प्रोडक्शन कॉस्ट का डेटा नीचे दे दिया रहेगा. यू कैन सी दैट. अगर आप देखते हो सेल्स इन यूनिट्स मीन्स कितना कितना यूनिट्स हर पीरियड में चाहिए रहेगा. क्वार्टर नंबर पीरियड नंबर 1 यू नीड 9,500, आपको इतना बेचना है. पीरियड नंबर 2 में यू हैव टू सेल 17,000, देन 18,500, 25,000. यू कैन डू वन थिंग, ये चारों का टोटल कर लो. इट शुड बी 70,000. इट शुड बी 70,000. एक बार करके देखते हैं. 9,500 प्लस 17,000 प्लस 18,500 प्लस 25,000. यस सर, वो आता है 70,000. इट मीन्स वी नो दैट अपने को 70,000 सप्लाई करने का है. तो 70,000 सप्लाई करने के लिए सर 70,000 बनाना भी पड़ेगा. राइट, यस सर, वी हैव टू मैन्युफैक्चर. एंड व्हेन यू मैन्युफैक्चर और व्हेन यू प्रोड्यूस आपको खर्चा लगेगा. दैट इज दिस. एक वेरिएबल रहेगा और एक फिक्स रहेगा जो आगे आएगा. तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता है, इफ आई टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पीरियड 1 में द कॉस्ट वाज 30 रुपीज, पीरियड 2 में द कॉस्ट वाज 30, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्फ्लेशन वगैरह हो. शायद जो रॉ मटेरियल आप 30 रुपए में खरीद रहे थे 2 महीने के बाद शायद महंगा हो जाए. सो दैट इज गिवन इन पीरियड 3. दैट टोटल कॉस्ट बिकम्स, वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, दैट बिकम्स 32.5. अगर आप पीरियड 3 में वो प्रोडक्ट को बनाएगा तो, और पीरियड 4 में बनाएगा तो 35 रुपीज लगेगा. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. आपने को यूनिट्स कितना बेचना है हर पीरियड में और उसको बनाने का खर्चा दिया है, वेरिएबल दिया है, और एक खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट. यू कैन सी दैट द फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन विच इज expected to be 14 lakhs for all the periods. Here when I say all the period it means 4 periods, 1 2 3 4. ये जो 4 पीरियड का आपका फिक्स कॉस्ट है, तो ये चारों का मिला के कितना हो जाता है, 14 लाख रुपीज हो जाता है करके. फाइन, फॉर ऑल द पीरियड्स चारों का मिला के. ओके, नाउ द प्रोडक्शन मैनेजर, ऑब्वियसली अगर गुड्स को सेल करना है, गुड्स को सेल करना है तो बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, द मैनेजर इज प्रोडक्शन मैनेजर हु विल हैंडल दिस. ओके, द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन प्लान. अब प्रोडक्शन मैनेजर सोचता है कैसे बनाने का. कैसे बनाने का मतलब सर गुड्स बनाने का? नहीं नहीं नहीं, द थिंग इज पीरियड 1 में कितना बनाने का, पीरियड 2 में कितना बनाने का, 3 में कितना एंड 4 में कितना. दैट इज द क्वेश्चन विच प्रोडक्शन मैनेजर हैज. How many units we should produce in each period? Let us read the question for that matter. He has 2 plans. आपको उसको बताना है प्लान A बेटर है या प्लान B बेटर है. देखते हैं. The choices are, कौन सी choices है? पहला प्लान नंबर 1 की बात करेंगे तो प्लान नंबर 1, the production at a constant rate of 17,500 units per period. वो बोलता है हर पीरियड में एक काम करो, 70,000 है, डिवाइड बाय 4 करो, 70,000. वाई? बिकॉज दैट इज द डिमांड. यू कैन सी दैट इन द क्वेश्चन योर डिमांड इज 70,000. वो बोलता है ये डिमांड कितने पीरियड की है सर, ये डिमांड 4 पीरियड की है, तो हर पीरियड में इक्वल बनाएंगे. करते हैं ना, 70,000 डिवाइडेड बाय 4, तो वो बोलता है 17,500, 17,500, 17,500 ईच पीरियड वी विल मैन्युफैक्चर. ठीक है, उसने ऐसा डिसाइड किया. दैट इज वन प्लान. Okay, so that is the one plan which we have, that we can manufacture 17,500 units per period. Okay, ये एक ऑप्शन है. आगे, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल बी 6.5 per unit of average inventory held. सबसे पहले what is the meaning of average, which is very easy. Opening plus closing divided by 2, you get average inventory करके. That is
समथिंग विच यू नो। ऑन एन एवरेज कितना यूनिट्स आप कैरी करते हो, आगे ये बोला गया है जितना भी आप ऑन एन एवरेज कैरी करते हो हर यूनिट का आपका कैरिंग कॉस्ट जाएगा आपका, वेदर इट इज इंश्योरेंस उसका निकालना पड़ेगा गुड्स का, या फिर कुछ एनी अदर थिंग व्हेन यू कैरी द गुड्स उस जगह का आपका रेंट वगैरह जो लग रहा है, या एनी अदर थिंग। सो वी कैन सी दैट व्हेन यू कैरी द प्रोडक्ट इवन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑल्सो, तो वो सारा मिला के दे हैव नॉट गिवन अस बाइफरकेशन। वो सिंपल बोलता है एक यूनिट अगर गोडाउन में कैरी किया जाएगा ना तो योर कॉस्ट विल बी 6.5 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर पीरियड करके, सो दैट कॉस्ट विल बी 6.5 एक यूनिट का रहेगा इफ यू कैरी 1 यूनिट इन द गोडाउन। एंड ऑन एन एवरेज यूनिट्स आप जितना भी कैरी करोगे मल्टीप्लाइड बाय 6.5 यू विल गेट योर कैरिंग कॉस्ट। सर वाई विल यू कैरी द गुड्स, यू कैन सी दिस, सिंपल है। देखो आप 17,500 अगर पीरियड 1 में बनाता है, हर पीरियड में आप इतना बनाने वाला है, लेकिन यू विल सेल कितना, ओनली 9,500, राइट? सो यू विल कैरी समथिंग, ओके। चलो तो कैरिंग कॉस्ट तो आएगा अगर आप प्लान 1 के हिसाब से जाते हो, लेकिन सपोज आप प्लान ए हो गया, प्लान बी, इसको बोलते हैं पुश सिस्टम, गुड्स बना के रखने का, फिर जब डिमांड आएगी तब बेचेंगे, देन वी विल जस्ट प्रोड्यूस एंड कीप इट, देन वी विल पुश इट व्हेन द डिमांड कम्स, ओके। नाउ दैट इज अ पुश सिस्टम जनरली इसको बोलते हैं, विच इज ट्रेडिशनल सिस्टम। देन देयर इज अ जस्ट इन टाइम सिस्टम, यू कैन सी दिस प्लान 2, दैट इज यूज अ जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम मतलब सिंपल बोलता है हियर एक परचेसिंग के लिए भी अप्लाई होता है, प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। वो अभी के लिए मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, ही विल से अपन बना के नहीं रखेंगे, वी विल प्रोड्यूस एंड देन वी विल पुश, दैट इज नॉट द केस। व्हेन समवन कम्स टू अस एंड टेल्स भाई गुड्स बना, तब अपन बनाएगा। अपन गुड्स तभी बनाएगा जब सामने डिमांड रहेगी। सो जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या बोलता है, पीरियड 1 में कितने की डिमांड है, 9,500, तो पीरियड 1 में 9,500 बनाने का, जितने की डिमांड उतने का प्रोडक्शन करने का। इफ देयर इज अ डिमांड देन ओनली प्रोड्यूस। अपन जस्ट इन टाइम ही तो फॉलो करता है। एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करता है, जब एग्जामिनेशन होता है, देन ओनली यू स्टडी हार्ड ना, लाइक जनरली। ओके ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता है, सिंपल है। यहाँ पे पहला आपका चीज़ है, हम जब डिमांड रहेगी तभी बनाएंगे। पीरियड 1 में 9,500 हम बनाएंगे बिकॉज उतना सेल करना है। पीरियड 2 में आपको सेल करना है 17,000, तो यू विल प्रोड्यूस 17,000, ओके। पीरियड 3 में यू विल, मतलब आपका प्रोडक्शन विल बी समवेयर अराउंड सेल, जितना आपको सेल्स करना है उतना आप गुड्स बनाओगे, विच इज जस्ट इन टाइम सिस्टम, ओके। देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑल्सो। क्वेश्चन बोलता है हमारे कंपनी की मैक्स कैपेसिटी कितनी है, तो हम हमारे कंपनी में नॉर्मली कितना बना सकते हैं, 18,000 बना सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी सर, देखो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। मैं आपको ये बोलता हूँ कैन यू प्रोड्यूस 9,500, यस। 17,000, यस। अगर आप जस्ट इन टाइम फॉलो करते हो तो आपको पीरियड 3 में 18,500 बनाना पड़ेगा। यू गाइज विल हैव टू प्रोड्यूस कितना, 18,500। सर अब क्या करने का, अपना तो कैपेसिटी 18,000 का ही है। पढ़ते क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। इट कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 10,000। 18,000 वो नॉर्मली बनाता है, अदर देन 80,000 मैक्स ही कैन प्रोड्यूस कितना, और 10,000 भी बना सकता है। इट मीन्स सी दे आर सेइंग हम नॉर्मल में 18,000 गुड्स की कैपेसिटी रखते हैं, हम चाहे तो ओवर टाइम करवा सकते हैं वर्कर से, सी दैट ओवर टाइम। और अगर हम वर्कर से ओवर टाइम करवा देंगे ना सर, देन मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस इज 10,000 ओवर टाइम करवा के। तो आप कितना बना सकते हो एक्चुअली में, और 28,000 मैक्सिमम आप बना सकते हो। 18,000 इन नॉर्मल एंड 10,000 ओवर टाइम करवा के वर्कर लोगों से, ठीक है। मुझे बताओ आप एक पीरियड में 28,000 बना सकते हो, किसी भी पीरियड में क्या डिमांड 28,000 के ऊपर है क्या, नहीं। Here it is 25,000, here it is 18,500. It means सब चारों पीरियड की डिमांड फुलफिल कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक केस है, ये वाला चीज़ 18,000 के ऊपर है विच इज़ 18,500, ये वाला चीज़ भी 25,000 है विच इज़ ग्रेटर दैन 18,000, तो यहाँ पे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा अपने को। वो ठीक है, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड। वहाँ पे हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। Each unit produced in overtime will incur additional cost equal to 30% of the expected variable cost per unit of that period. ये क्या चीज़ें बोलना चाहता है, देखो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है
कि आप जब भी ओवर टाइम करवाओगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एंड व्हेन यू वर्क फॉर ओवर टाइम ना, आपको वर्कर को भी ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। देखो नॉर्मल वर्कर 8 घंटा काम करता है, ये नॉर्मल है लेट अस से। इफ दैट फेलो इज वर्किंग फॉर 2 आवर्स एक्स्ट्रा, दैट इज ओवर टाइम आवर्स। अभी ओवर टाइम की ज़रूरत किसकी है? कंपनी की है। ओवर टाइम की कंपनी की ज़रूरत है तो कंपनी पेज एक्स्ट्रा इन ओवर टाइम। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। ओके, सो लेट अस से दैट नॉर्मली 100 रुपये का पेमेंट होता है नॉर्मल आवर्स में, पर आवर का 100 रुपया। तो ओवर टाइम आवर्स में कितना दिया जाएगा? यू वोंट पे देम 100 रुपीज, यू विल पे देम एक्स्ट्रा विच इज 30%। सो एडिशनल कॉस्ट इक्वल टू 30% लेट अस से, सो दैट विल यू विल पे 130। तो कितना एक्स्ट्रा जाएगा? 30 रुपीज एक्स्ट्रा जाता है अगर आप ओवर टाइम करवाते हो। तो पर आवर का 100 रुपया नॉर्मली पेमेंट होता है, ओवर टाइम में 130 रुपया पेमेंट होता है। तो 30 रुपीज विल बी 30 रुपीज ओवर हियर एक्स्ट्रा। 30% आप याद रख सकते हो। मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, आप जस्ट इन टाइम फॉलो करोगे तो एक प्रॉब्लम कम हो जाएगा। कौन सा? यू विल नॉट हैव टू इनकर द कैरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ गुड्स को कैरी नहीं करोगे। वाई? बिकॉज यू प्रोड्यूस ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड। डिमांड है तभी गुड्स बनाओ, तो गुड्स बनाओ और बेच दो, खत्म, कैरी ही मत करो। बट ये तो ठीक है, कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन कभी डिमांड ज़्यादा रही तो क्या करवाना पड़ेगा? ओवर टाइम करवाना पड़ेगा वर्कर से। अपने को एट देन क्या देखना है? कौन से प्लान में खर्चा सबसे कम होगा? इन टोटलिटी। व्हाट? इन टोटलिटी। ओके, नाउ लेट्स रीड अहेड। इट इज गिवन दैट ये 30% वाला पार्ट अपन ने अभी पढ़ लिया। अज्यूम जीरो ओपनिंग इन्वेंट्री। इट मीन्स पीरियड 1 जब शुरू होता है, पीरियड 1 उसके ओपनिंग में कुछ भी नहीं है करके, ठीक है। दैट इज व्हाट दे वांट टू से, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक करके। दैट इज क्लियर, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। आगे पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड, देयर आर 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन। देयर आर 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन। पहला कैलकुलेट, यू कैन से पहला है कैलकुलेट विच इज अ फाइनेंशियल पार्ट, जहां पे कैलकुलेशंस रहेगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट रहेगा। एडवाइस विच इज अ नॉन फाइनेंशियल पार्ट, जहां पे आपको सजेशंस वगैरह देने रहेंगे। पहले हम पहला पार्ट खत्म करते हैं विच इज प्रैक्टिकल पार्ट, देन वी विल गो टू एडवाइस वाला पार्ट। कैलकुलेट में क्या लिखा है? द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये पहली चीज है। आपको क्या क्या निकालना है कैलकुलेट में? इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट and savings in inventory holding cost by the JIT production system। चलो मैं एक एक करके समझाएगा, बट पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के 2 रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा है सेविंग्स इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बाय JIT सिस्टम करके। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं इसको निकालने की कोशिश करता है, और इसको निकालने से भी पहले मैं एक काम करता हूँ। इसको, ये दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने से पहले मुझे 2 वर्किंग्स बनानी पड़ेंगी। कौन सी? वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाऊंगा कैरिंग कॉस्ट के लिए। क्यों? बिकॉज जब आप प्लान 1 फॉलो करोगे तो आप एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के रखोगे, तो कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, अब जस्ट इन टाइम फॉलो करोगे तो कौन सा खर्चा होगा सर? ओवर टाइम का। जब डिमांड रहेगी तभी गुड्स बनाओगे, तो तभी शायद ज़्यादा ओवर टाइम भी करवाना पड़ेगा वर्कर से, अगर ज़्यादा की डिमांड रहेगी तो आई विल मेक 2 वर्किंग नोट्स, देन ये ए और बी करना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। द स्ट्रक्चर इज सेम नो मैटर विच क्वेश्चन ऑफ जस्ट इन टाइम यू फॉलो, नो मैटर विच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑफ जस्ट इन टाइम, जनरली वी विल कैलकुलेट दिस ओनली। पहले क्या निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट, और दूसरा क्या निकालेंगे? ओटी, बोले तो ओवर टाइम। एक काम करते हैं, पहला वर्किंग बना लेते हैं। कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 1। हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं? कैरिंग कॉस्ट। चलो वर्किंग बनाते हैं यहां पे। हैविंग डन विद द क्वेश्चन, लेट्स कम हियर, लेट्स मेक 1 वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 की हेडिंग रहेगी फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, तो अगर हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो ये कैरिंग कॉस्ट कौन से वाले सिस्टम में आने वाला है? ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसको बिफोर जस्ट इन टाइम भी आप बोल सकते हो। कैरिंग कॉस्ट विल कम इन केस ऑफ प्लान ए। प्लान 1 विच इज ट्रेडिशनल सिस्टम, आई कैन से ट्रेडिशनल सिस्टम, जहां पे आप कुछ हर महीने 17,500 बना रहे थे, ठीक है। ओके, सो लेट अस मेक दिस वर्किंग नोट विच इज प्लान 1 विच इज ट्रेडिशनल सिस्टम। सबसे पहले कितने पीरियड का डेटा दिया गया है सर? इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस 4 पीरियड का डेटा। कितना? 4।
सो नाउ द कॉलम्स कौन से आएंगे सर? एकदम सिंपल है, पहले पर्टिकुलर्स, देन यू विल से पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4. ओके, so there is a particulars, then there is a period 1, there is a period 2, period 3 and period 4. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है कैरिंग कॉस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है एवरेज इन्वेंट्री पे. अभी क्वेश्चन में वो लिखा हुआ था कि जितना आप एवरेज कैरी करोगे, और एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है सर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग से. इसका प्लस डिवाइड बाई 2 करोगे तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग कॉस्ट चाहिए क्वेश्चन में, और मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक चाहिए क्वेश्चन के अंदर. अच्छा, एक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, सुनना. ऐसा है, ये आपको समझना चाहिए. इफ दिस इज ओपनिंग, ओपनिंग यहाँ पे डेबिट में आता है. हियर इट इज प्रोडक्शन, देन हियर इट इज सेल्स एंड हियर इट इज क्लोजिंग. अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि ओपनिंग नहीं है चलो इस क्वेश्चन में, देन 100 का सेल्स, 100 का प्रोडक्शन हुआ और 80 का सेल्स हुआ, व्हाट विल बी योर क्लोजिंग? 100 इज योर प्रोडक्शन एंड 80 इज योर सोल्ड, तो 20 विल बी इन द क्लोजिंग, आपका 20 अपने पास रहेगा. व्हाट विल बी द फॉर्मेट? इट इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन. आपने ये दोनों को ऐड करना है और अपोजिट साइड वाली चीज़ को लेस करना है, दैट इज माइनस सेल्स. तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग. सो आई विल यूज दिस फॉर्मेट, आई विल यूज दिस ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन. आपको टोटल प्रोडक्शन, टोटल यूनिट्स मिल जाएंगे, और ये टोटल यूनिट्स में से आपने कितने बेच दिए तो वो निकल गए, और जो बच गए वो क्या रहेंगे? क्लोजिंग करके. सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर. सो लेट मी राइट इट डाउन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी. ओके, नाउ सर व्हाट डेटा आई हैव, मेरे पास कौन सा डेटा है करके. तो देखो मैं एकदम सिंपल बोलता है, व्हाट डेटा आई हैव द डेटा ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या सोचा है? यू कैन सी दिस. प्रोडक्शन मैनेजर सीज दैट अपन प्लान 1 के हिसाब से 17,500 बनाएगा. एवरी पीरियड वी विल प्रोड्यूस दिस मच. तो आई कैन राइट लाइक दिस, that this fellow is going to produce 17,500 units in every period. 17,500 ये हर एक पीरियड में बनाएगा. इतना समझ में आता है. आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्स? यस, हर एक पीरियड में कितने का सेल्स होगा, दैट इज ऑल्सो देयर इन द क्वेश्चन. In every period this will be your sales, which is 9,500, 17,000, 18,500 and 25,000. So 9,500, 17,000, then 18,500, 25,000. Okay, here we go. So we have our production and sales ka data. In the question, if you read one line, you will understand what was written. Assume that zero opening inventory, मतलब opening अपने पास कुछ भी नहीं है. Okay, fine. So there is no opening stock बोले तो इधर नीला आ जाएगा. अच्छा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, हम आगे बढ़ सकते हैं. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स. चलो निकालते हैं. तो 17,500 यूनिट्स बनाया अपन ने, उसमें से 9,500 का सेल्स किया. 8,000 विल बी द क्लोजिंग ऑफ पीरियड 1. 8,000 विल बी द क्लोजिंग ऑफ पीरियड 1. और ये बात आपको पता होनी चाहिए that closing stock of period 1 will become opening for period 2. period 2 में वो शुरुआत में दिखेगा. यस सर. तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, हाँ ऐसा यहाँ पर गया. ठीक है. नाउ 8,000 प्लस 17,500 माइनस 17,000 बोलेगा तो 8,500. अभी एरो बताने की ज़रूरत नहीं है. 8,500 ओपनिंग में है. 8,500 प्लस 17,500 minus 18,500, that becomes 7,500. 7,500, okay, plus 17,500 minus 25,000. Here you go, 0. एंड में कुछ बचेगा नहीं. आपका 17,000 अपने को बेचने का था, 17,000 अपने बनाया था.
Okay, now so there is no closing stock also. Now carrying cost depends upon what? See, you can have a look. Here it is written, your average inventory 6.5 जो carrying cost है that is based on average inventory. तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? average inventory निकालना पड़ेगा. How will you calculate an average inventory? Very simple. If this is A, this is B, so this will be A plus B divided by 2. So what will you do? A plus B divided by 2. That is very simple. आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 आपकी एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी. ठीक है, चलो निकाल लेते हैं. 8,000 ओपनिंग तो नील है, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो ये 4,000 आ जाएगा. देन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2. सो जस्ट अप्लाई दैट. 8,000 plus 8,500 divided by 2, that becomes 8,250. sir. Yes sir, समझ में आता. 8,500 plus 7,500 divided by 2, 8,000. Then 7,500 plus 0, so 7,500 divided by 2, 3,750. So you will carry on an average this much inventory when you follow your traditional system, जहाँ पे आप हर महीने इतना बनाओगे. ठीक है. What will be your carrying cost on an average? इतना गुड्स आपके गोडाउन में रहेगा, कभी 8,000 कभी 8,500, तो ऑन एन एवरेज इतना अपने गोडाउन में रहेगा. यहाँ पे भी सेम 4,000 है और ये सारी चीज़ें आ गई है. नाउ व्हाट इज़ योर कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, किसी भी नाम से उसको पुकार, वट एवर यू से. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बोलो या तो कैरिंग कॉस्ट. होल्ड करना मतलब ही कैरी करना, राइट? तो आइदर यू कैन से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. चलो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, वट एवर यू से. चलो कैरिंग कॉस्ट ही लिख देते हैं. कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट. लेट अस से दिस इज C. इफ दिस इज C, तो योर कॉस्ट विल बी C इंटू 6.5 इंटू C. 6.5 ये एक यूनिट कैरी करने का खर्चा होता है, इंटू अपने कितने यूनिट्स एवरेज ऑन एन एवरेज कैरी किए हैं वो क्या है, C में लिखे गए हैं. So you can see that these are the units which you have carried, guys, okay, on an average. Let us calculate 6.5 multiplied by this, 6.5 multiplied by this, 6.5 multiplied by this and 6.5 multiplied by this. चलो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज 6.5 कॉमन है तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा शॉर्टकट नहीं, यू मस्ट बी अवेयर. 6.5 कैलकुलेटर पे टाइप करने का ये एक यूनिट का है. 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 मैंने कैलकुलेटर पे टाइप किया. 2 बार मल्टीप्लाई करने का वैसे एक बार भी चल जाता है, बट कुछ कुछ कैलकुलेटर्स में 2 बार करना पड़ता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 बार करने का. 6.5 मल्टीप्लाई मतलब ये चीज़ को मल्टीप्लाई करना है. अब किससे करना है? C से. तो C मतलब यहाँ पे 4,000 है, देख सकते हो. तो 4,000 प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो 26,000. 6.5 मल्टीप्लाई 4,000 प्रेस करो, फिर इक्वल टू प्रेस करो, तो 26,000 आ गया. देन 8250 प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो, तो दैट विल बी 53,625. सेम नाउ 8,000 इक्वल टू 52,000, 3750, 24,375. यस सर. नाउ आपको शॉर्टकट नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे मैं एक बार फिर भी बोल दूँ तो 6.5 2 बार मल्टीप्लाई, देन 4,000 इक्वल टू 8250 इक्वल टू, देन 8,000 इक्वल टू 3750 इक्वल टू. ठीक है. सो नहीं शॉर्टकट समझा तो एवरी वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6.5. नाउ आई हैव गॉट माई इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और यू कैन से होल्डिंग कॉस्ट. अगर मैं टोटल बोलता हूं, टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कितना रहेगा? टोटल इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, तो ऊपर की 4 चीज़ों का टोटल करना है, विच इज 26,000 प्लस 26,000 प्लस 53,625 प्लस 52,000 प्लस 24,375, 1,56,000 विल बी योर कैरिंग कॉस्ट इन दिस 4 पीरियड. कितना रहेगा? 1,56,000. ये मेरा कैरिंग कॉस्ट आ गया. अगर आप नॉर्मल सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको गुड्स कैरी करना पड़ेगा, राइट? बट इफ यू गो फॉर द JIT, सर गुड्स कैरी नहीं करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज आप तभी गुड्स बनाओगे जब डिमांड रहेगी. लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, जब डिमांड रहेगी तभी गुड्स बनाओगे, तो डिमांड ज़्यादा की है तो ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, तो अभी ओवर टाइम वाला वर्किंग आएगा.
पहला आपने कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया, यस वी आर डन. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड वर्किंग. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट लाइक this is the working. Okay, fine. So you must have taken the screenshot. In case or if you want to write, you can pause the video and write. Okay, अब यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, विच इज़ वर्किंग नोट नंबर 2. अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करता है ना, तो कैरिंग कॉस्ट तो हो गया है, राइट. नाउ दिस सेकेंड कॉस्ट कौन सा रहेगा, तो योर सेकेंड कॉस्ट विल बी ओवर टाइम कॉस्ट, which will come when you follow plan B, plan 2, which is JIT, just in time. चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा. सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट. अगेन पर्टिकुलर्स एंड 4 पीरियड्स, तो लिख दो पर्टिकुलर्स, देन पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4. तो व्हेन यू फॉलो जस्ट इन टाइम, अपने पास स्टॉक तो नहीं रहेगा, तो स्टॉक का झंझट नहीं है, लेकिन ओवर टाइम रहेगा. अभी ओवर टाइम कैसे निकालने का, मुझे बताओ. आपका प्रोडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सर हमारा प्रोडक्शन सेल्स पे डिपेंड करता है, तो पहले सेल्स पता होना चाहिए. चलो पहले सेल्स लिख देते हैं. व्हाट विल बी यूर सेल्स? आप ऊपर से ही कॉपी कर सकते हो, यही आपका सेल्स था. इन ईच एंड एवरी पीरियड यू विल हैव टू सेल दिस मेनी यूनिट्स, तो लिख देते हैं. दैट इज यू विल हैव टू सेल 9,500, then 17,000, then 18,500, then 25,000. Okay, so these are the units which you guys are going to sell. अभी ये सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, दैट इज प्रोडक्शन की जो आपकी कैपेसिटी है, दैट इज समहाउ लिमिटेड है करके ऐसा बोला गया है. देखते वो कितनी है. मतलब एक नॉर्मल वाली है, एक अब ओवर टाइम वाली है. अगर आप देखते हो मैक्सिमम कैपेसिटी पर पीरियड नॉर्मली इज 18,000. तो मैं देखो क्या करता हूं, मुझे नॉर्मल प्रोडक्शन चाहिए. प्रोडक्शन, अभी मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्शन. कौन सा वाला? नॉर्मल वाला. सर ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, एक मैं वर्किंग बताता हूं. देखो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18,000, which is written here. You can see this maximum capacity is 18,000. नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल टाइम में आप 18,000 बना सकते हो हर पीरियड के अंदर. नाउ व्हाट इज योर सेल्स कैपेसिटी? आई कैन से आपको जो सेल्स क्वांटिटी करनी है, सेल्स क्वांटिटी, यू हैव टू सिलेक्ट विच एवर इज लोअर. ये क्या है सर? समझाता हूँ. पहले मैं लिख देता हूँ, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है करके. सुनो, अब पहले चलो लॉजिकली बात करते हैं, फॉर्मूला को बाद में समझते हैं. मेरे को बताओ, यू हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 18,000. ओके, मेरे को बताओ क्या 18,000 नॉर्मल बना सकते हो? क्या 9,500 नॉर्मली बन जाएगा? हाँ सर, 18,000 तक की कैपेसिटी है, तो आप नॉर्मली आराम से बना सकते हो 9,500. यू कैन प्रोड्यूस 18,000, दैट इज योर नॉर्मल कैपेसिटी. कैन यू प्रोड्यूस 70,000? यस सर, वो तो विद इन लिमिट है. Now the question arises. Sir, you can produce 18,000, but you want to produce 18,500. That is the demand in the market. You can see 18,500 बना के भेजना है. Normally आप 18,000 ही बना सकते हो. So now normally you can produce 18,000 only. 500 जो बनेगा वो नॉर्मल में नहीं बनेगा, उसके लिए ओवर टाइम करवाना पड़ेगा. क्या करवाना पड़ेगा? ओवर टाइम करवाना पड़ेगा. तो उसके लिए जो प्रोडक्शन होगा वो ओवर टाइम वाला होगा. प्रोडक्शन ओटी बोलते हैं ओवर टाइम को, तो 500 इधर आ जाएगा ओवर टाइम में. देन अगेन 18,000 आप नॉर्मली बना लेते हो, 18,000 और आपको 25,000 बनाने का है, तो 7,000 का ओवर टाइम हो जाएगा. 7,000 ओवर टाइम में बनेंगे वो. अच्छा, एक चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, लेट अस से दैट यू वांट टू मैन्युफैक्चर 30,000. लेट अस से ये सेल्स है, तो ये सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? ये सेल्स करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा पहले 18,000 का जो नॉर्मल वाला रहेगा. सो व्हाट विल बी द ओवर टाइम प्रोडक्शन? कैन यू सी लाइक दिस दैट ओवर टाइम प्रोडक्शन इज 12,000.
नो सर, यू कैनॉट सी दैट ओवर टाइम प्रोडक्शन इज 12,000 बिकॉज ऑफ क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ना वेर इट वॉज रिटन इट कैन फर्दर प्रोड्यूस अप टू 10,000 पर पीरियड इन ओवर टाइम। ओवर टाइम में मैक्सिमम 10,000 बन सकता है, तो ये नहीं आएगा। ओवर टाइम में मैक्सिमम कितना बन सकता है? 10,000 ही बन सकता है। बट ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट नहीं किया, आपको इजी रखा हुआ है। ओके, मैक्सिमम 10,000 ही बन सकता है, तो नहीं बनता, फिर आपका 18,000 ही बनता और यहाँ पे 10,000 बनता था। बिकॉज इवन इफ यू डू ओवर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल आगे का यूनिट्स बनना, जो आपको 2,000 दिखेगा, 12,000 और 10,000, तो 2,000 नहीं बन पाएगा, 10,000 तक ही बनेगा, पूरा 12 नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, दैट वाज नॉट आस्क्ड, वैसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ जिसका लॉजिक जिसको समझ में नहीं आता उसको क्या करने का, 18,000 का वैल्यू लेने का और कंपेयर करने का सेल्स क्वांटिटी के साथ। 18,000 एंड 9,500 विच एवर इज लोअर, 9,500। 18,000 एंड 17,000 विच एवर इज लोअर, 17,000। 18,000 एंड 18,500 विच एवर इज लोअर, 18,000 एंड 18,500। 18,000 इज लोअर, तो वो लिख दिया मैंने। Then 18,000 and 25,000 whichever is lower, it is 18,000 अगर आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो। हालांकि लॉजिकली मैंने आपको बता दिया। नाउ 18,500 में से अगर 18,000 नॉर्मल में बनेगा तो 500 ओवर टाइम में बनेगा। 25,000 में से अगर 18,000 नॉर्मल में बनेगा तो बचा हुआ डिफरेंस ये दोनों का, दैट विल बी हियर। सो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। अगर वैसे करना है तो देन यू कैन से इट इज नथिंग बट, अगर ये ए है ये b है तो दिस विल बी a माइनस बी ओवर टाइम आपको निकालना है जो। ठीक है, सो इट इज नल ओवर हियर, इट इज नल ओवर हियर। नाउ यू नो दैट आपका 9,500 नॉर्मल में बनेगा, ये भी नॉर्मल में बनेगा, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल में, थोड़ा सा ओवर टाइम में, थोड़ा सा नॉर्मल में, थोड़ा सा ओवर टाइम में। ये 25,000 और ये 18,500 का ब्रेकअप है नीचे उसका। ठीक है, कैसे बनेगा करके। नाउ आगे क्या करना है, ओवर टाइम में बनेगा तो यू नो दैट ओवर टाइम में बनेगा तो क्या खर्चा करना पड़ेगा। देखो, each unit produced in overtime will incur additional cost equal to 30%। 30% किसका? of the expected variable cost per unit of that period। this is variable cost per unit of every period, तो उसका 30% निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा 30% कॉस्ट, ओके, कितना आ जाएगा पर यूनिट। सो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो भी आपका डेटा दिया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का इंटू 30% करना रहेगा। 30 इंटू 30%, 30 इंटू 30%, 30 इंटू 30%, 30 इंटू 30%, 32.5 इंटू 30%, 35 इंटू 30%। तो चलो करते हैं। सो दिस विल बी 9 32.5 का 30% करोगे तो 9.75, 35, ये 10.5। So I can see that this is your extra cost that you will have to incur। नॉर्मली वर्कर को अगर 100 रुपया दे रहा था काम करने का, ओवर टाइम में करेगा तो 130 देना पड़ेगा, तो 30 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। नॉर्मली बनता तो 100 ही देना पड़ता, लेकिन 130 देना पड़ा तो 30 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, विच इज़ द एक्सेस कॉस्ट। इट मीन्स आपको 18,500 आप नॉर्मली बना लेते हैं तो कुछ छोटा एक ही खर्चा होता, लेकिन 18,500 में से 500 ओवर टाइम में बन रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है। आप बोलोगे सर आपने वो 30 क्यों नहीं लिया, अगर इधर 30 था तो 30 क्यों नहीं लिया। बहुत सिंपल है, ये 30 आप नॉर्मल में बनाते तो भी लगता था, अभी वो कंपैरिजन में आने वाला है। आई एम जस्ट सेइंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा। देखो ये जो सारे यूनिट्स है, ये इधर भी तो बनने ही वाले हैं ना नॉर्मल में। कोई भी प्लान फॉलो करो वो तो बनने ही वाले। मैं ये बोल रहा हूँ नो मैटर वेर यू प्रोड्यूस, वेदर यू फॉलो JIT और नॉट, एक यूनिट को बनाने का 30 रुपया तो लगेगा ही नॉर्मली बनाओगे तो। बस JIT फॉलो कर रहे हो और अगर वो ओवर टाइम में जा रहा है तो 39 लग रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 9 रुपीज़ लग रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। अगर आप ओवर टाइम में करवा रहे हो कम तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा है, तो सिंपल है। नाउ अगर हम कैलकुलेशन बोलेंगे, व्हाट इज़ योर ओवर टाइम कॉस्ट, what will be your overtime cost? Again it is simple. Suppose this is C and this is D, so this is C into D। सिंपल है, जितना भी आप ओवर टाइम करवाओगे इधर और इधर तो ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस ऑफ यहाँ पे पीरियड 3 आपको 500 यूनिट के ऊपर ओवर टाइम करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 9.75।
तो 4875 देना पड़ेगा। देन 7000 इंटू 10.5 बोले तो 73,500। व्हाट इज योर टोटल ओवर टाइम कॉस्ट? व्हाट विल बी योर टोटल ओवर टाइम कॉस्ट अगर हम बात करेंगे तो सिंपल है, यू जस्ट नीड टू ऐड 73,500 प्लस 4875, दैट इज 78,375 विल बी योर टोटल ओवर टाइम कॉस्ट। ये आपका आ गया टोटल ओवर टाइम कॉस्ट। यस सर। नाउ दो वर्किंग्स तो मैंने बना लिए, एक कैरिंग कॉस्ट की और दूसरे आपके ओवर टाइम कॉस्ट की। अभी अगर हम जाते हैं मेन सोल्यूशन पे तो नेक्स्ट वर्किंग इफ आई टॉक अबाउट, आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस। पहले आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कहाँ पे? बाय जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम। एंड देन सेविंग इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अगेन बाय जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट इन जीआईटी सिस्टम। चलो ठीक है, निकालते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 जिसके अंदर ए पार्ट इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट इन जीआईटी सिस्टम। तो सिंपल है, सुनना। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, अगर गुड्स नॉर्मली बनता ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से तो 100 रुपये का खर्चा होता, और गुड्स ट्रेडिशनल की जगह पे अपना जीआईटी में बन रहा है तो लेटेस्ट से 150 का खर्चा हो रहा है, तो 50 का ज़्यादा खर्चा हो रहा है। दैट इज़ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ज़्यादा कितना हो रहा है? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेडिशनल सिस्टम में कितना खर्चा हो रहा था और जीआईटी में कितना हो रहा है, और एक्स्ट्रा का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलो हम प्लान ए के हिसाब से कॉस्ट एज पर प्लान ए पहले निकाल लेंगे। तो इसमें अपना रहेगा कॉस्ट एज पर प्लान ए, कॉस्ट एज पर प्लान ए। कौन से कॉस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? प्रोडक्शन कॉस्ट की। स्पेसिफिकली कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, ऊपर मैंने हेडिंग दे दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगेन सिंपल है, periods there are 4 periods, so you can write accordingly particulars, then period 1 2 3 4। ओके, सबसे पहले यू शुड नो द प्रोडक्शन क्वांटिटी। आप हर पीरियड में कितना बनाओगे, दैट इज, चलो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस लिख दो, या तो प्रोडक्शन क्वांटिटी, बात एक ही है, प्रोडक्शन क्वांटिटी। और हर यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो अगर आप जीआईटी फॉलो नहीं करते हो तो आप हर पीरियड में कितना बनाते हो, यू प्रोड्यूस 17,500 विच कैन बी सीन ओवर हियर एज पर प्लान ए। व्हाट यू प्रोड्यूस इज 17,500 इन ईच पीरियड। ओके, so I will copy this just to avoid बार बार वो लिखना। तो I can say this is 17,500 in every period you are producing this many units। yes sir, समझ में आता है। now what is your variable cost in each period? you can see this 30 30 32.5 and 35। कितना? 30 30 32.5 and 35। 30 30 32.5 and 35 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इफ़ यू फील दैट इट वाज यूजफुल, और यू कैन जस्ट कमेंट और लाइक सो दैट इट विल रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वापस। 17,500 इंटू 30 विच इज़ 5,25,000। 17,500 इंटू 30 बोले तो 5,25,000। 17,500 इंटू 32.5 बोले तो 568,750। 17,500 इंटू 35 बोले तो 6,12,500। और ये चारों का टोटल, तो योर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट विल कम। Okay, so that will be 2
223150. So that will be 22,31,250. That is the production cost as per plan है. आप बोलोगे सर कैरिंग कॉस्ट को ऐड नहीं किया. अरे कैरिंग कॉस्ट इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट. वो गुड्स को बनाने के बाद कैरी करते हो तभी का खर्चा है. प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा हुआ. सो दैट कैरिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. बी क्लियर विद दैट. ओके, we are here, the question was very clear. What you need to think about is production cost, incremental production cost. Okay, so carrying cost is not incurred during production activity. Now second part, अपने को निकालना है cost as per plan 2, which is JIT system. Actually bracket में लिख दो तो which is JIT system, and here it was a traditional system. Before JIT we can say traditional. Okay, now JIT के हिसाब से अगर हम बात करेगा सेम वर्किंग तो सर सेम ही बनेगा. तो चलो बना देते पर्टिकुलर्स. then you can write 1 2 3 4. देन आगे अगर हम लिखेंगे तो अगेन प्रोडक्शन क्वांटिटी आप कितना बनाओगे, multiplied by variable cost per unit, and you get your production cost. Okay, now how many units you are going to produce? Simple sir, जितने की डिमांड है ना उतना बनाएंगे. जितने की डिमांड है JIT का मतलब, तो कितने की डिमांड है यू कैन सी 9,500 एंड दिस करके 17,000, 18,500 एंड 25,000. तो उसको हम बनाएंगे. तो हम यहाँ पे आके रख देते हैं उसको. These are the units that we gonna produce. Okay, and sir अभी यूनिट्स बनेगा तो खर्चा भी तो होगा सर. 30 रुपीज़. टेंशन मतलब अगर आप ओवर टाइम के बारे में सोच रहे हो आएगा वो. थोड़ी देर रुको, पहले ये तो निकालने दो. लेट अस कैलकुलेट दिस. 9,500 इंटू 30 बोले तो सर 2,85,000. देन 17,000 इंटू 30 5,10,000. ओके, 18,500 इंटू 32.5 बोले तो 601250. ये आपका आ गया रहेगा. अभी 25,000 इंटू 35 बोले तो 8,75,000. यस, अब आपने क्या किया है यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट JIT के हिसाब से निकाला है. देखो क्या है ना, क्वांटिटी देखो शिफ्ट हो रही है यहाँ वहाँ, और यहाँ पे 17 वैसा है. अब तो मुझे ये पता चलता है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है. अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ, सुनना, मैं आपको ये बोलता हूँ JIT सिस्टम के अंदर मुझे बताओ सबसे पहले ओवर टाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉट. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ओवर टाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट? क्या ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म होने के बाद होता है? कैरिंग कॉस्ट तो गुड्स बनने के बाद होता है. गुड्स बन गया और फिर आपने रखा है तो कैरी कर रहे हो इसलिए खर्चा हो रहा है. बट ओवर टाइम इज इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी. आई विल रिपीट, ओवर टाइम इज इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओवर टाइम इज इनकर्ड बिकॉज जब गुड्स बन रहा है तभी वो खर्चा हो रहा है ओवर टाइम का. राइट, सो आई विल हैव टू राइट दैट ऑल्सो. फर्स्ट प्लस पहले ये कर देते हैं, ये टोटल कर देते हैं. टोटल कॉस्ट तो 2,85,000 प्लस 5,10,000 प्लस 601250 प्लस 8,50,000. सो एक सेकेंड, 2,85,000 प्लस 5,10,000 प्लस 601250 प्लस दिस 22,71,250. लेकिन सर एक चीज़ और है, इसमें से है ना, इसमें से 18,500 में से 500 यूनिट्स है ना सर ओवर टाइम में करे गए थे. 25,000 में से भी 18,000 तक की कैपेसिटी थी तो कुछ 7,000 आप देख सकते हो यहाँ पे. ये कहाँ पे काम करा गया था, इनके ऊपर ओवर टाइम करा गया था. एंड बिकॉज वी डिड ओवर टाइम ऑन दैट, अपन ने खर्चा कितना किया रहेगा, वी डिड नॉट इनकर 32.5 ऑन दोज यूनिट्स. उतना नहीं किया, उतना तो किया ही प्लस अगर हम प्लस की बात करेंगे तो प्लस हमने ये भी तो किया सर 30% एक्स्ट्रा, मतलब ये वाला, तो वो खर्चा भी तो आना चाहिए. और वो कितना किया, 78375. तो यहाँ पर आते हैं प्लस ओवर टाइम कॉस्ट. नाउ यू गेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट.
अच्छा, so now if I talk about your overtime cost which was 78375, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 78375. So if I add this 22,71250 plus 78375 बोलेगा तो 23,49,625. This will be your answer. कितना? 23,49,625. ओके, यहाँ तक आंसर आने के बाद यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंस. सर, प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम इज दिस मच. प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर दिस सिस्टम, आपका JIT सिस्टम इज दिस मच. तो व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट? तो नाउ लेट मी राइट इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, विच यू कैन सी ऑल्सो भैया आंसर अगर आपको बता दूं. चलो आंसर वो आपको एंड में ही बताते हैं. हियर जो लिखा गया है पहले, चलो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर. इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट is equal to cost as per plan A, which is normal traditional system, and production cost as per cost as per plan 2, which is JIT system. आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पता चलेगा, ठीक है. See over here it is, let us say that it is A and over here it is B, so it is like A B. चलो लिख देते हैं. What is your cost? 22,31250. Yes sir, it is 22,31250. You can see 22,31250 minus 23,49,625. ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो. 22,31250 प्लान ए के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट है. ओवर हियर 118,375. आप देख सकते हो इतने का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है. JIT सिस्टम में देयर इज मोर कॉस्ट प्लान 2 के अंदर. व्हाई देयर इज अ मोर कॉस्ट? ओवर टाइम की वजह से. किसकी वजह से? ओवर टाइम की वजह से. यू कैन सी दिस. एंड इवन इसकी वजह से आपके ये रेट्स अलग अलग है हर पीरियड में. तो आप कहाँ पे कम ज़्यादा बना रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है. आपको बता दूँ तो सुनो, आप यहाँ पे 17,500, 17,500, 17,500, 17,500 बना रहे हो, लेकिन JIT सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे देखो 18,500 ज़्यादा बना रहे हो, यहाँ पे 25,000 बना रहे हो, जहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है 32.5 एंड 35 अगर मैं बोल ले जाऊँ. हालांकि आंसर हो गया, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्यों इतने का डिफरेंस है. रीज़न क्या है इसकी? एक ओवर टाइम, और आप ज़्यादा तब बना रहे हो जब आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है, अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ तो. ठीक है, और यहाँ तक अपना हो जाता है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट. लेट्स चेक दिस, विच इज़ 118,375. यस 118,375. सर ये आंसर हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था सर? दूसरा चीज़ क्वेश्चन में पूछा था, अगर आप आओगे तो जस्ट हैव अ लुक, विच इज़ द बी पार्ट, saving in inventory holding cost by JIT system. So what will be the saving in that case? So in that, यहाँ पे बोला जा रहा है एक तरीके से टोटल में बात हो रही है. टोटल सेविंग इन इन्वेंट्री अगर हम बात करेंगे तो अगर हम टोटल सेविंग्स की बात करेंगे, विच इज बी पार्ट, सेविंग इन JIT. दे हैव, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अलग किया, आप यहाँ पर देख सकते हो. मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, विच इज़ क्वाइट सिंपल, विच आई फील. देखो, सेविंग इन इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करेंगे. सेविंग इन विच कॉस्ट? इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो आंसर्स. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, और आई कैन से इट इज नथिंग बट टोटल सेविंग अगेन बाय JIT. मैंने ऊपर लिखा है वहाँ पे, हाँ, इन JIT सिस्टम, इन JIT. तो देखो, एक तो तरीका वो है जो मॉड्यूल ने प्रेफर किया, अगर वो आपको समझता है तो सही है, अदरवाइज आई विल गिव यू वन मोर मेथड विच विल बी अगेन क्वाइट ईजी. फर्स्ट, सबसे पहले मुझे बताओ, JIT सिस्टम की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? दिस इज समथिंग विच इज़ नुकसान. यू आर गोइंग टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट?
यहाँ पे 22 लाख है, यहाँ पे 23 लाख है। तो JIT की वजह से एक नुकसान है, बिकॉज ओवर टाइम जा रहा है और आप ज़्यादा यूनिट्स तब बना रहे हो जब आपका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन एक फ़ायदा भी तो है नाउ, बिकॉज इफ यू फॉलो JIT सिस्टम, क्या आपको इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ेगा? नहीं सर, हमें इन्वेंट्री को कैरी नहीं करना पड़ेगा। सो इफ यू डू नॉट कैरी द इन्वेंट्री तो योर कैरिंग कॉस्ट यू विल सेव। मतलब जो आपका 1,56,000 का खर्चा पहले हो रहा था, पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में 1,56,000 हो रहा था, अब नहीं होगा, बिकॉज यू विल नॉट कैरी द इन्वेंट्री, राइट। तो इफ यू डोंट कैरी द इन्वेंट्री, ये खर्चा नहीं होएगा। तो यहां पर आते हैं सेविंग इन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इन JIT सिस्टम। तो यहां पे आप सिंपल बोल सकते हो और नेट सेविंग अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले सेविंग यहाँ पे, चलो यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर, चलो फॉर्मेट वाइज ही लिखते हैं अच्छे से, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। ये एक पहला मेथड है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। फिर और चीज़ तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ। सबसे पहला आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट वाज योर कैरिंग कॉस्ट इन ट्रेडिशनल सिस्टम। अगर हम बात करेंगे इन ट्रेडिशनल सिस्टम, तो अगर आप कैरिंग कॉस्ट जो इनकर हो रहा था विच वॉज 1,56,000 विच यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका खर्चा हो रहा था ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, राइट, 1,56,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,56,000 आप इनकर कर रहे थे। ओके सर, समझ में आता है। ये खर्चा JIT में होगा? नहीं होगा, लेकिन JIT में एक एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट। Your production cost is going to increase by 118,375. तो what is your net saving in JIT system? अगर मैं बात करूँ तो you will save 1,56,000 का खर्चा, that is for sure, अभी कैरी नहीं करना है लेकिन ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो what is net saving? That is saving in inventory cost, inventory holding cost. So that will be 1,56,000 plus 118,375, which is एक सेकेंड, 1,56,000 minus 118,375, which is 37625. This will be your saving in inventory cost. ये आपकी सेविंग रहेगी। अच्छा, ये एक मेथड था। अगर आप चाहो तो दूसरे मेथड से, और ये ऊपर वाला जो मैंने बताया ये मॉड्यूल वाला मेथड था। अदर मेथड अगर आपको देखना है तो सिंपल है, मैं कुछ ऐसा भी बोल सकता है, सेविंग ही जानना है ना, तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट एज पर प्लान ए विच इज नॉट JIT, देन माइनस टोटल कॉस्ट एज पर प्लान बी एंड यू विल गेट नेट सेविंग्स। प्लान 2 विच इज JIT सिस्टम, प्लान 2 ये आपका JIT है। तो देखते हैं, सिंपल है। अगर मैं प्लान ए की बात करता है, व्हाट विल बी योर टोटल कॉस्ट, आप कितना इनकर कर रहे हो, इतना इनकर तो कर ही रहे हो, 2231,250, 2231,250, ये तो आप इनकर कर ही रहे हो, 2231,250, प्लस आप क्या इनकर कर रहे हो, 1,56,000 का कैरिंग कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो। तो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, 2231,250 प्लस 1,56,000, 238,750, दिस इज योर टोटल कॉस्ट एज पर प्लान ए। प्लान बी में आपका खर्चा क्या रहेगा, एक नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट जो था आपने वो किया ही है। वैसे अगर मैं देखूँ तो ये आपको बता दूँ तो दिस यूर नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओवर टाइम, तो ये मिला के, तो मैं सिंपल बोलूँ तो योर कॉस्ट इज दिस मच एज पर प्लान ए, योर कॉस्ट इज दिस मच एज पर प्लान बी, दैट इज नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओवर टाइम। तो बस डिफरेंस निकाल लो एंड यू विल गेट द सेविंग। अब देख सकते हो आपका ये वाला कॉस्ट कम है JIT वाला, और कितने से कम है, टेक द डिफरेंस एंड दैट विल बी 37625, 37625, दिस विल बी द सेविंग इन JIT। सो हियर वी गो।
क्वेश्चन के हमने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स थे, आपके देख सकते हो आप। इन पार्ट नंबर ए देयर वर 2 रिक्वायरमेंट्स। पहला था इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा था सेविंग वाला पार्ट, वो हो गया है। नाउ हियर वी गो, विच इज योर सेकंड, दैट इज सेकंड पार्ट, एडवाइज द कंपनी। बट उसके पहले अगर मैं आपको आंसर मैच करा दूं, कुछ आपको देखना हो तो 1,56,78375 एंड हियर वी गो। देन लास्ट में ये जो 2 आंसर है 1,18,375 3,7625। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट 2। आई विल गिव यू सम टाइम, जस्ट आप पहले सोचो एंड देन मैं आपको बताता हूँ। आई विल पॉज द वीडियो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। तो एडवाइस वाले पार्ट पे, विच इज नॉन फाइनेंशियल वाला पार्ट, कि आप क्या एडवाइस दे सकते हो करके, थिंक अबाउट इट। ओके, लेट अस कम टू द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अगर हम इसके ऊपर एडवाइस देंगे तो बिफोर यू चूज़ अ प्लान, लाइक अगर आप JIT फॉलो करते हो तो JIT फॉलो करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो आपको मैं बता दूँ। तो इवन बिफोर यू implement the JIT system, हालांकि there is a pure theory which is there in the chapter number 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशंस, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने रहेंगे जिसमें से मैं आपको बता दूं जो अभी मॉड्यूल ने दिए हैं और आप क्या क्या लिख सकते हो। हालांकि हाँ चलो, मैंने जो पॉइंट्स, ये थियोरी ये बुक है वैसे, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस बुक, एंटायर पूरे कॉस्टिंग का आपका थियोरी है इसके अंदर समराइज्ड वे में। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस बुक, टेलीग्राम लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ अभी मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इफ़ यू फॉलो JIT सिस्टम, आपको समझ में आता है आप क्या करते हो। जब भी आप सेल्स करोगे, सेल्स करना होगा तभी उसी हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पे कस्टमर खड़ा है, ही सेइंग दैट आई नीड दिस मेनी यूनिट्स। नाउ इफ़ यू गो फॉर प्रोडक्शन, लेट अस से कार, तो अपने कार का यहाँ पे ऑर्डर आ गया, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, अभी आप कार बनाना शुरू करोगे। तो आई होप अभी आपको कस्टमर को वेट क्या करवाना पड़ेगा, कम से कम। तो अगर आपको कस्टमर को वेट एकदम कम से कम करवाना है तो आपको काम जल्दी करवाना पड़ेगा। मतलब जैसे ही ऑर्डर आया कार का, आपको फटाक से सप्लायर से रॉ मटेरियल सारे मिल जाने चाहिए। मतलब आपका सप्लायर शुड बी रिलायबल, भरोसे लायक होना चाहिए कि इसको मैंने बोला रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे इस डेट पे, इस टाइम पे, तो ही शुड बी एबल टू सप्लाई एंड इस प्लेस पे करके, तो ही शुड बी एबल टू डू दैट। तो सबसे पहला, सप्लायर शुड बी द रिलायबल एंड ही शुड बी एबल टू डिलीवर द गुड्स ऑन एग्जैक्ट टाइम। ओके, दैट इज वन थिंग यू शुड बी। अब पता चला आप JIT फॉलो कर रहे हो कि हम गुड्स तभी बनाएंगे व्हेन यू ओनली व्हेन देयर इज अ सेल्स का डिमांड, मतलब देयर इज अ डिमांड देन ओनली वे यू विल प्रोड्यूस। बट साला मार्केट में डिमांड, ये सप्लायर ही नहीं है कोई, वो बोलता है मैं गुड्स दे नहीं पाएगा 15 दिन तक, 20 दिन तक या 1 महीने तक, तब क्या करोगे। तो देयर शुड बी वन सप्लायर फॉर दैट मैटर इफ यू वांट टू गो फॉर JIT। तो पहला चीज, अगर आप JIT फॉलो करते हो तो पहली चीज सप्लायर होना चाहिए। चेक दैट रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर, भरोसे लायक होना चाहिए। इंश्योर दैट रिसिप्ट ऑफ मटेरियल ऑन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम व्हेन दे आर नीडेड, जब जब जरूरत है तब तब मिल जाना चाहिए मटेरियल। ठीक है, एक चीज़ और, अब नॉर्मली क्या होता है मालूम है, सप्लायर गुड्स हमें भेजता है, फिर यहाँ पे मान लो कुछ चीज़ों में डिफेक्ट पता चलता है, फिर वो डिफेक्टिव गुड्स वापस भेजने पड़ते हैं और फिर वापस वो लोग दूसरे गुड्स भेजेंगे। तो ना दिस प्रोसेस विल टेक लॉट ऑफ टाइम और यहाँ पे अपना कस्टमर वेट कर रहा है एंड वी वांट कि अपना कस्टमर वेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला हमने सप्लायर भरोसे लायक रखा जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम पे गुड्स भेजेगा। दूसरा चीज़, मेरे को ये नहीं चाहिए कि इसमें टाइम वेस्ट हो, गुड्स आए रिटर्न जाए फिर वापस ना आए करके। सो वॉट माई इंजीनियरिंग स्टाफ विल डू, सो दैट इज वन थिंग विच कंपनी कैन डू बिफोर इम्प्लीमेंटिंग JIT। इंजीनियरिंग स्टाफ चाहता है कि डिफेक्ट्स निकले ही ना रॉ मटेरियल के अंदर, तो सप्लायर के पास जाते हैं इंजीनियरिंग स्टाफ वाले, वो लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस को देखते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलता है एंड दे विल गिव सम असिस्टेंस टू द सप्लायर, असिस्टेंस कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे अच्छी रख सकते हो जिससे डिफेक्ट्स वगैरह ना हो करके। दैट इज सेकेंड स्टाफ। पहले सप्लायर भरोसे लायक होना चाहिए, एक बार वो पता चल गया फिर वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टाफ अपना जाएगा, असिस्टेंस टू द सप्लायर विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंक्रीज द क्वालिटी करके। दैट असिस्टेंस विल बी गिवन बिकॉज गुड्स आएगा, खराब होगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और हम कस्टमर को वेट नहीं करवाना चाहते। दूसरा, गुड्स डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो हम जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करेंगे। दैट इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिजाइन जो हम गुड्स बना रहे हैं एंड देन एफिशिएंसी। और हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो लर्निंग का स्टेज में है कि अभी वो 1 घंटे में 100 यूनिट बनाते हैं 1 आवर में, बाद में वो 90 बनाएंगे, बाद में 80। दैट इज द लर्निंग। आपने एक चैप्टर है जो सीखा रहेगा, एक काम रिपीटेटिवली करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर आपको कम टाइम लगता है। अरे एक पॉइंट के बाद स्टेडी मतलब स्टेडी मतलब इन द सेंस कि सैचुरेशन आ जाता है। आप एक क्वेश्चन को पहले
60 मिनट्स में सॉल्व करते थे, दूसरी बार किया तो लेटेस्ट से 40 मिनट में किया, फिर 30 मिनट में किया। अब ऐसा तो नहीं ना कि क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व हो जाएगा, टाइम तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू एंश्योर लेबर्स लर्निंग कर्व हैज रीच्ड द स्टेडी रेट, मतलब अभी इससे ज्यादा कम टाइम नहीं हो सकता। दिस इज द मोस्ट इफिशिएंट लेबर फोर्स, मोस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए, बिकॉज जस्ट इन टाइम में वर्कर्स को वेट नहीं करवा सकते। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हम कम से कम टाइम लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वर्कर्स शुड बी रीट्रेंड करके। द ओनली फोकस व्हेन यू राइट दिस अदर पॉइंट्स इन केस ऑफ JIT, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, हम कस्टमर का टाइम कैसे कम करवाए। उसने ऑर्डर दिया है, अभी उसको गुड्स देना है, तो कम से कम टाइम में कैसे दे। तो सप्लायर अच्छा होना चाहिए, मैंने बोला इंजीनियरिंग स्टाफ जाएगा वहाँ का प्रोडक्शन प्रोसेस देखेगा, जिससे रॉ मटेरियल का क्वालिटी अच्छा आ जाए, और जब हम हमारा फिनिश गुड्स बनाएंगे उसका भी क्वालिटी अच्छा रखेंगे, उसमें डिफेक्ट नहीं रखेंगे, और हमारा लेबर मोस्ट एफिशिएंट वर्कफोर्स रहेगा। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग विल बी गिवन। दीज आर द पॉइंट्स विच इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो यू कैन हैव अ लुक इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स पे, उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, इफ़ यू वांट टू रीड दैट, यहाँ पे दैट रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर एंड रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल ऑन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, एंड देन इंजीनियरिंग स्टाफ के बारे में बोला है। देन देयर इज अ जीरो डिफेक्ट वाला जो मैंने आपको बोला, अकॉर्डिंगली हम क्वालिटी और डिज़ाइन को अच्छा करेंगे, एंड देन लर्निंग का वाले पॉइंट के लिए बोला, और वर्कर्स को रिटेन करेंगे करके। सो दैट समराइज वे में मैंने आपको लिखा दिया है। ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में यही पॉइंट्स आने चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ये जो चैप्टर होता है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, जिसके अंदर देयर इज जस्ट इन टाइम, काइजन, जिसका शॉर्टकट भी है JK5TCS करके, तो उसमें से जस्ट इन टाइम है ये। तो अगर मैं जस्ट इन टाइम के अंदर आऊँ, जस्ट इन टाइम उसका मीनिंग वगैरह लिखाया गया, ये कौन सा सिस्टम है। देन उसके प्रोसेसेस है, पहला प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल जल्दी आ जाता है हमारे पास, तो उसमें वही लिखा है, परचेसिंग स्टाफ इन्वेस्टिगेट्स द सप्लायर टू एंश्योर दैट मटेरियल विल बी रिसीव्ड ऑन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम व्हेन दे आर नीडेड। तो यू कैन ऐड एज इट इज दिस पॉइंट। सेम गोज फॉर engineering staff visits supplier to evaluate production process and also provides assistance to इंक्रीज द स्टैंडर्ड। ये पॉइंट भी आप सेम टू सेम लिख सकते हो। बिफोर इंप्लीमेंटिंग JIT क्या क्या करना है। अगेन आप एक और लिख सकते हो कि यू विल इंस्टॉल अ सिस्टम, ERP सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे करके। वो लोग ने वो नहीं लिखा है, उन्होंने रैंडमली 4 लिखे हैं, आप भी कोई भी 4 लिख सकते हो। तो आप ये भी 4 भी लिख देते तो भी चल जाता। ओके, कि सप्लायर अपना गुड्स एकदम प्रोडक्शन फैसिलिटी पे ला के रखता है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस मशीन के बाजू में, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। अगेन WIP को कैसे कम किया जाए वगैरह। सो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स, एनी 4 पॉइंट्स वर रिक्वायर्ड एज सच। तो अगर 4 मार्क का है तो यू विल हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। तो ये भी 4 आप लिख सकते थे अगर आपको बताओ तो। दिस 4 अच्छे से देखना हो। सो दिस 4 पॉइंट्स कैन बी रिटन। एल्स मॉडल ने जो लिखा था उसका मैंने आपको समरी तो यहाँ पे दे ही दिया, या तो दिस 4 पॉइंट्स यू कैन राइट, or you can write these 4 points. Okay, it is up to you, like that's it. So we are done for this question. It took almost 1 hour, fine, but we are done with this question. Thank you so much. यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।